नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग राजभाषा के बारे में बात करेंगे, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग को भी पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप देख लीजिएगा। सब कुछ हमने अच्छे से डिटेल में कवर करा है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की पूरा लूसेंट सीरीज हमने अपने चैनल पे ख़त्म कर रखी है। अभी हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पॉलिटी चल रही है, इसके बाद जियोग्राफी और साइंस भी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ध्यान रखिए, जो हमारा भारत देश है, यानी कि भारत देश हमारा क्या है, राज्यों का संघ है, तो इसकी जो राजभाषा है, ध्यान रखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फ़र्क होता है। तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, तो राजभाषा हिंदी है, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 343 के अंतर्गत इसका वर्णन है, जो कि भाग 17 के अंतर्गत है। और लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। जैसे ये सब चीज़ें जो अक्षर लिखे हुए हैं, इसको लिपि बोलते हैं। जिस तरह से शब्दों को इस तरह से घुमाया फिराया जाता है, इसको लिपि बोलते हैं। तो लिपि जो है देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब मैं पहले क्लियर कर दूँ कि आपको इसमें ध्यान क्या रखना है। जो मैं यहाँ पे पॉइंट स्टार लगा के आपको बताऊँगा, उसको याद करने की ज़रूरत है, और बाकी जो पॉइंट मैं बोलूँगा बस उसको सुनते रहना है। समझ में आया क्या? तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी राजभाषा है, और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है भाग 17 के अंतर्गत संविधान के। इन जिनको अगर आपको ये पता नहीं है भाग 17 क्या है, तो ये सब मैंने सब संविधान को पूरा इसको शुरू से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से सब कुछ बता रखा है पहले वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। समझ में आया क्या आपको ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अगला पॉइंट है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो। ये टोटल 22 राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखो, इनको आपको बस एक बार पढ़ना है कि कौन कौन सी भाषाएं राजभाषाएं हैं हमारे इंडिया की। तो ये हैं, या और इनका जो है, ये जितनी भाषाएं हैं, ये हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित हैं। ठीक है, और कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित हैं, तो 22 भाषाएं, जो कि हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। तो ये जितनी भाषाएं हैं टोटल 22, ये संविधान के 8वीं सूची के अंतर्गत वर्णित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो मतलब सबसे पहले जोड़ी जाने वाली, मतलब जब अलग से जोड़ी जाने वाली, मतलब संविधान जब बना था हमारा, तो उसके अंतर्गत जो हमारी भाषाएं थी, मुख्य रूप से 14 भाषाएं थी शुरू में। तो बाद में जो है यहाँ पे सबसे पहले किसको जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के अंतर्गत। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को सबसे पहले जोड़े जाने वाली भाषा है अलग से। ठीक है, और 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 92वें यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मैथिली, संथाली और डोंगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, सबसे पहले जोड़ी जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो सिंधी, याद रखना है। और सबसे लास्ट में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो बोडो जोड़ी गई हमारे 8वीं अनुसूची के, संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब देखो, राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि राजभाषा क्या है।
संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा को यह अधिकार है। ध्यान रखिए, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा होती है केंद्र सरकार की, जहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह बैठते हैं, और विधानसभा होती है राज्य के अंतर्गत, जहाँ पे मुख्यमंत्री वगैरह बैठते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता होगा, ये सब बेसिक है। तो यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजन में सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा है। इसका मतलब देखो, इतना जो रामायण लिखा है इसका सिर्फ मतलब एक ही है कि हमारा जो राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार संविधान के अंतर्गत इसके अपने मतलब नियम कानून के अनुसार ये बना सकती है कि राज्य भाषा किसको, अपने को कौन सी भाषा को राजभाषा अपना बनाना है अपने राज्य के लिए। ठीक है, राज्य भाषा, ध्यान रखिए, राजभाषा नहीं, राज्य भाषा। राज्य की प्रत्येक के अलग अलग भाषा राज्य भाषा होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश की अभी हिंदी है, और जैसे कि गुजरात की है तो गुजराती है, उस तरह से वो राज्य भाषा है उन लोगों की। तो यहाँ पे ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारी विधानसभा डिसाइड करती है, यानी कि राज्य सरकार डिसाइड करती है कि क्या राजभाषा रखना है। और जब तक राजभाषा को बनाया नहीं जाता है तब तक, मतलब अगर राजभाषा नहीं बनाया गया है तो या तो आप हिंदी को सीधे सीधे अंगीकार कर सकते हैं, या फिर जिन कामों के लिए पहले अंग्रेज थे तो सब कुछ काम तो इंग्लिश में ही होता था, तो उस तब तक जैसे अगर कोई आपने राजभाषा नहीं बनाया है तो जैसे ही इंग्लिश में चलते आ रहा था जो नियम कानून, उसको इंग्लिश में ही लागू किया जाएगा, पूरा काम किया जाएगा इंग्लिश से ही। तो ये पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है अगला पैराग्राफ में। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। इसका मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे मान लीजिए एमपी में ज़्यादातर हिंदी चलती है तो हिंदी को अंगीकार कर लिया गया, गुजरात के अंतर्गत गुजराती चलती है तो ज़्यादा गुजराती भाषा चलती है तो गुजराती को अंगीकार कर लिया गया, उड़ीसा में उड़िया को कर लिया गया, उड़ीसी को कर लिया गया, उसी तरह से असम में असमिया, इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को ही अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार कर लिया था अनेक राज्यों ने। जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल में मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती, इस गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, और गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबो रोक तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है, यानी कि जितनी भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में हैं उनके अतिरिक्त भी राज्य अपने मतलब कोई लोकल लैंग्वेज है जिसको अपनी राज्य भाषा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पॉइंट ये है इसका मतलब। नेक्स्ट अगला देखो, अगला पॉइंट क्या लिखा है। राज्यों के परस्पर संबंध में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत माना जाएगा। फिर से पढ़ के बताता हूँ। राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की जो राजभाषा होगी उसी को प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। यानी मेन भाषा किसको माना जाएगा? जो राज्य की भाषा होगी, राज्य की नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो राजभाषा संविधान के अंतर्गत है उसको मेन माना जाएगा, और अगर राज्य और केंद्र के बीच में बात होती है तो। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि यानी कि जो भी मेमोरेंडम वगैरह कुछ साइन होता है, जो वाद विवाद होते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ बात करके मान लीजिए कोई उपबंध पे साइन वगैरह करते हैं, तो उसके दोनों राज्य अगर एग्री हैं कि हम इसी भाषा में करेंगे तो वो अपने हिसाब से राजभाषा में भी कर सकते हैं, अन्यथा वह हिंदी को राजभाषा होगी। समझ में आया क्या? यहाँ पे करार करते हैं उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा। देखो इसको मैं क्लियर कर दूं, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सीधा बात यह है कि ज़्यादा फेमस भाषा कौन रहेगी? हिंदी। अगर कोई दिक्कत होती है एक राज्य को दूसरे राज्य से बात करने में तो सबसे ज़्यादा हिंदी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सेम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखो। उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विधान मंडलों की भाषा क्या होगी, इसके बारे में क्या संविधान के अंतर्गत क्या वर्णन है? तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए अलग से, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का क्या होगी? अंग्रेजी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे पहले जो है
न्यायालयों में सबसे पहले काम किस भाषा में किया जाता था, तो अंग्रेजी में किया जाता था। और भी आज तक भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही मेन काम किए जाते हैं न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंतर्गत तो होगी। और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में ही होंगे। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा अलग से प्रावधान न किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी कानून जो होंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। कब तक होंगे, जब तक के लिए संविधान मतलब संविधान में यह प्रावधान संसद द्वारा कानून बनाकर अलग से प्रावधान न किया जाए, तब तक ये इंग्लिश में ही सब कुछ होगा। नोट, संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। ध्यान रखिए, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है जो कि हिंदी है। तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी भी भाषा को अंगीकृत नहीं किया गया है। इसके अधीन हिंदी के केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया। तो समझ में आ गया इतना पॉइंट आपको? उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितनी पॉइंट यहाँ पे अभी इसके अंतर्गत बताई है राजभाषा के अंतर्गत, ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से ज़्यादातर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने स्टार लगा के बताया है, बस उतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपात उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। आपात उपबंध क्या है कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको आपात उपबंध के बारे में अगले वीडियो के कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी राजभाषा को आप, छोटा वीडियो होगा, खाली 10-15 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख के इसको याद करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। अब और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।